नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक गधे की है जो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए चालाकी करता है, लेकिन उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। कैसे, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस कहानी से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे, साथ ही ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द डोंकीज लेसन। डोंकी मतलब होता है गधा, अपस्ट्रॉफी के बाद जो यस लगा है उसका मतलब होता है काके की। डंकी का लेसन, लेसन मतलब होता है पाठ, सबक, सीख। दंड को भी लेसन बोला जाता है ना, तो डंकी की सीख, सबक। देयर वॉज अ मैन इन अ विलेज। एक आदमी गांव में था, गांव में रहता था एक आदमी। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका हम अनुवाद नहीं करेंगे, ये सिर्फ किसी सेंटेंस का परिचय देता है मात्र। ही हैड और डंकी, उसके पास एक गधा था। हैड जो है ना, ये पजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे, आगे में कोई नाउन या एडजेक्टिव देखेंगे तो वहाँ पे ये अधिकार सूचक शब्द बन जाता है ना, मतलब किसी कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को बताता है कि उसका था, उसके पास था। तो उसके पास एक गधा था। He would tie the bags of salt on the donkey's back and sell them in the market. He would tie, वह बांधा करता था। यहाँ पे जो ना would का प्रयोग हम अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को बताने के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ पे used to भी लिखा जा सकता रहा, would और used to, ये दो जो है ना, ये हैबिट ऑफ पास्ट बताते हैं ये दो शब्द। यानी कि अतीत में जब हम कोई बात हमेशा करते थे, आदतन करते थे, जैसे जाया करता था, खाया करता था, बांधा करता था, तो वहाँ पे वुड लगता है या यूज्ड टू लगता है ना। तो वह बैग ऑफ साल्ट, नमक के थैले को बांधा करता था ऑन द डंकीज बैग, डंकी के पीठ पर। एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें बेचता था, बेचा करता था इन द मार्केट, बाजार में, बाजार जाकर बेचा करता था। मतलब हर दिन वो गधे के पीठ पर नमक की बोरियां लादता था, बांधता था। टाई, टाई मतलब होता है बांधना, बंधन, और उसके बाद वो बाजार में ले जाकर बेचा करता था। ठीक। ऑन द वे, रास्ते में, वे मतलब होता है रास्ता। ऑन, ऑन मतलब तो पर पढ़ते हैं ना, लेकिन ऑन मतलब में भी होता है, के पास भी होता है। ऑन मतलब चालू भी होता है, जैसे फैन ऑन फैन ऑफ मतलब चालू बंद करते हैं ना, उसको ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे में पढ़ेंगे। रास्ते में दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, उन्हें एक स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है नदी, धारा प्रवाह को भी स्ट्रीम बोलते हैं, लेकिन नदी नाले को भी स्ट्रीम बोलते हैं। तो रास्ते में उसे एक नदी को, एक नाले को पार करना पड़ता था। हैड टू, हैड टू मतलब करना पड़ता था, जाना पड़ता था। ये जो है ना मजबूरी वाला शब्द है। जब कोई चीज़ हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है या उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है करने के अलावा, तो वहाँ पे इंग्लिश में हम हैड टू लगाते हैं ना। करना पड़ता था, जाना पड़ता था, करना पड़ा। यहीं पर हैव टू, हैज टू अगर लगा होता तो उसका मतलब करना है, देना है, जाना है। और विल हैव टू लगा होता तो करना ही होगा, जाना होगा, देना होगा, ये चीज़ होता ना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा है ना, यानी करना पड़ता था, यानी कि उन्हें पार, क्रॉस मतलब पार करना, तो पार करना पड़ता था नाले को रास्ते में। वन डे, एक दिन, द डंकीज फुट स्लिप्ड एंड ही फेल इनटू द वाटर विथ सॉल्ट बैग्स एंड ऑल। एक दिन डंकी का, गधे का पैर, फुट मतलब पैर, स्लिप्ड फिसला, फिसल गया। स्लिप मतलब होता है फिसलना, और स्लिप मतलब पर्ची भी होता है, और छोटी सी भूल चूक होता है ना, उसको भी स्लिप बोलते हैं। लेकिन पर्ची वर्ची से यहाँ मतलब नहीं है, स्लिप मतलब फिसलना। एक दिन
फिसल गया वो, एंड ही फेल, और वह गिर पड़ा, फॉल का फेल हुआ ना, और गिर गया इनटू द वाटर, पानी में गिर गया वो, विथ मतलब के साथ में, सॉल्ट बैग्स, जो नमक की बोरियां थी, बैग मतलब थैली, बोरी, नमक की बोरियां थी उसके साथ, एंड ऑल, और भी जो दूसरे चीज उस पर लदी हुई थी वो सारा चीज लेकर वो नदी में गिर पड़ा। द मैन हेल्प्ड द डंकी टू हिज फीट, अब जो व्यक्ति था उसने मदद किया, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मदद किया उस गधे का, टू हिज फीट, उसके पैरों पर खड़े होने के लिए। फीट जो है ना, फुट का प्लूरल नंबर है, क्योंकि पैर हमेशा प्लूरल नंबर में ही होते हैं ना। तो जो व्यक्ति था वो उस गधे को उसके पैरों पर खड़े होने में मदद किया। When they resumed their journey, the donkey's joy knew no bounds. When मतलब जब, they were resumed, रिज्यूम मतलब होता है फिर से शुरू करना, फिर से आरंभ करना। रिज्यूम मतलब संक्षिप्त विवरण भी होता है, जो हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कुछ तो रिज्यूम मांगा जाता है ना, संक्षिप्त विवरण मतलब अपना पूरा जीवन में क्या क्या किया हो उसका संक्षिप्त विवरण दो, उसको भी रिज्यूम बोलते हैं। लेकिन रिज्यूम मतलब यहाँ पे होगा फिर से शुरू करना। जब वे अपनी यात्रा को, जर्नी मतलब यात्रा, अपनी यात्रा को फिर से शुरू किए, तो द डंकीज जॉय, जो गधे की खुशी थी, जॉय, जॉय मतलब खुशी, आनंद, तो गधे की खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था। न्यू, नो का न्यू हो गया ना, नो मतलब जानना, न्यू मतलब जाना, नो नहीं, बाउंड्स, बाउंड मतलब तो होता है सीमा, सीमित, बंधन। शब्द से अगर हम इस सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो ऐसे होगा कि गधे की खुशी का, जॉय, जॉय मतलब खुशी, आनंद, उसका सीमा का कोई पता नहीं था उसको। यानी कि अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में इसका अनुवाद करेंगे तो गधे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब इतना खुश था जब वो फिर से यात्रा शुरू किया। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द साल्ट हैड मेल्टेड अवे एंड ही फेल्ट लाइट, क्योंकि ज्यादातर, मोस्ट, मोस्ट मतलब होता है अधिकांश, अधिकतम, बहुत, तो अधिकांश जो नमक था हैड मेल्टेड, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, गलना, तो गल चुका था, अवे गल कर दूर बह गया था, एंड वह महसूस करता था लाइट, हल्का, लाइट मतलब रोशनी और प्रकाश होता है, लाइट मतलब हल्का भी होता है, सुपाच्य जो भोजन होता है उसको भी लाइट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए, लाइट का मतलब कि हल्का होना चाहिए, कि गधे के ऊपर जो नमक की बोरी थी वो गल कर जब बह गई तो वो क्या महसूस करने लगा, प्रकाशित महसूस करने लगा या फिर हल्का महसूस करने लगा, ये आप ही बताइएगा। हमें किसी शब्द का वही अनुवाद करना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो, उसमें फिट बैठता हो। तो यहाँ पे क्या फिट बैठ रहा, हल्का, तो हल्का महसूस किया, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एवरी डे, हर दिन, द डंकी स्टार्टेड प्रिटेंडिंग दैट हिज फुट हैड स्लिप्ड इन द स्ट्रीम। अब जो हर दिन जो है ना गधा शुरू हो गया, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना, बहाना करना। तो किस चीज का बहाना करने लगा कि उसका पैर हैड स्लिप्ड, फिसल गया, उसका पैर फिर से फिसल गया, इन द स्ट्रीम, नाले में, नाले में उसका पैर फिर से फिसल गया। जब भी हैड के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, ये भी, और यहाँ पे भी हैड मेल्टेड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी चुका था, लिया था, किया था, दिया था, ये सब उसकी पहचान होती है ना। तो वह अब रोज ऐसे ही नाटक करने लगा, ढोंग करने लगा हर दिन, कि उसका पैर फिसल कर नाले में चला गया। द मैन डिसाइडेड टू टीच द डंकी अ लेसन। अब वो व्यक्ति भी समझ गया कि ये रोज रोज तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहीं फिसल रहा है, तो जान गया कि नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो अब जो व्यक्ति था उसने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू टीच सिखाने के लिए, टीच मतलब सिखाना, द डंकीज अ लेसन उस गधे को एक सबक, लेसन मतलब पाठ, सबक, तो गधे को एक सबक सिखाने का उसने तय किया, फैसला किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फिल्ड द बैग्स विथ कॉटन, अगले दिन उसने फिल मतलब भरना, भर दिया उस बैग को, थैले को, विथ द कॉटन, कॉटन मतलब होता है कपास, रुई, सूती कपड़ा, धागा, ये सब होता है ना। तो रुई से उस बैग को पूरा भर दिया और उसके बाद लाद दिया। उसके बाद ऑन द वे, रास्ते में, द डंकी फेल इनटू द स्ट्रीम, रास्ते में फिर से गधा नाले में जाके गिर पड़ा, जैसे हमेशा करता था वैसे फिर कर दिया वो।
एंड द मैन हेल्प्ड हिम स्टैंड अप, और व्यक्ति उसे खड़े होने में उसकी मदद किया। स्टैंड अप खड़ा होना, तो खड़े होने में व्यक्ति फिर से उसकी मदद कर दिया। रोज रोज का ही नाटक हो गया था ना। बट द डंकी कुड नॉट मूव, अब खड़ा तो हो गया लेकिन डंकी कुड नॉट नहीं सका मूव, हिलना। मूव मतलब हिलना, डुलना, चलना, कदम बढ़ाना। तो वह अब गधा जो है खड़ा तो हो गया लेकिन वह बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सका। कुड मतलब सका ना। बिकॉज क्योंकि द कॉटन हैड सॉक्ड अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वो जो रुई थी वह सॉक मतलब होता है सोखना, चूसना। सॉक मतलब डुबाना भी होता है, भिंगाना, भींगना सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे सोखना से हमको मतलब है ना। तो वो जो रुई था वो अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, लॉट ऑफ मतलब बहुत सा पानी सोख लिया था। एंड द बैग्स वर टू हैवी, और जो थैला था वो बहुत भारी हो गया था। टू मतलब बहुत ज़्यादा, टू मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हैवी, भारी हो चुका था, इसलिए अब वो नहीं हिल पा रहा था। उसकी सब चालाकी धरी की धरी रह गई। सोचता रहा कि फिर भींगा फिर हल्का हो जाएगा, लेकिन रुई की प्रवृत्ति उल्टी होती है, वो सोख कर पानी अपने में जमा कर लेता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए चालाकी करता है उसे अंततः खुद ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। गधा पहले तो नमक गलने के कारण हल्का महसूस करता था, लेकिन जब उसने बार बार धोखा देने की कोशिश की तो उसकी टाली हुई जिम्मेदारी भारी समस्या में तब्दील हो गई। यह हमें सिखाता है कि आराम या लाभ के लिए किसी तरह की चालाकी अंततः भारी नुकसान में बदल सकती है। अगर आप अपनी सफलताओं को पाने के रास्ते में परिस्थितियों या किसी अन्य चीज का बहाना बनाकर अपनी कोशिशों से पल्ला झाड़ते हैं तो किसी और का नहीं, आप स्वयं अपना नुकसान करते हैं। किसी और से नहीं बल्कि खुद से छल करते हैं, और जिसका फल आज नहीं तो कल आपको ही भोगना पड़ सकता है। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा, मन हो या ना हो, आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना है। निश्चित रूप से इसका सुखद इनाम आपको मिलकर ही रहेगा, यही नियति है। आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, और अगर टालेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।